नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। सोसाइटी के रिवीजन का ये हमारा 12वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम मई महीने के सोसाइटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 से संबंधित है। ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की गई ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा। ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है काफ़ी सारी ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 135 मिलियन लोग फूड क्राइसिस के साए में जी रहे थे, जो कि 2018 के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा है। 2018 में 113 मिलियन लोग फूड क्राइसिस से जूझ रहे थे। इस रिपोर्ट में देखो ये भी कहा गया 55 फूड क्राइसिस वाली कंट्रीज में 75 मिलियन जो बच्चे हैं वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड मतलब एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ पाती। 2019 के डेटा से एक बात ये सामने आती है, कन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से फूड क्राइसिस किसी देश में पैदा होते हैं। और कन्फ्लिक्ट के बाद नंबर आता है एक्सट्रीम वेदर्स, इकोनॉमिक शोक्स। कन्फ्लिक्ट जैसे देखो आपने देखा होगा वेस्ट एशिया के रीजन्स में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, जैसे सीरिया में, यमन में। इसकी वजह से फूड क्राइसिस पैदा हो जाते हैं। और डिजास्टर मतलब जैसे साइक्लोन आ गया या फिर बाढ़ आ गई, ऐसे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं इनकी वजह से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोग फूड क्राइसिस का शिकार होते हैं। बिल्कुल स्पेसिफिक डेटा तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहा यह गया है अफ्रीका जो है यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा लोग फूड क्राइसिस का शिकार होते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। खास करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, साउदर्न अफ्रीका में, उसके बाद सेंट्रल अमेरिका एंड पाकिस्तान में। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पूछ सकती है यूपीएससी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? अरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया। नेक्स्ट आर्टिकल यूनिसेफ लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूएन चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ ने यह रिपोर्ट पब्लिश की है, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है 2019 में 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, जिसमें से 25 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जैसे अर्थक्वेक, बाढ़, दूसरे डिजास्टर्स। और 8.5 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से। और देखो 2019 में टोटल 33 मिलियन लोग जो ये डिस्प्लेस हुए, इनमें से 12 मिलियन बच्चे थे। 3.8 मिलियन बच्चे डिस्प्लेस हुए कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से, और 8.2 मिलियन बच्चे डिस्प्लेस हुए वेदर रिलेटेड इवेंट्स की वजह से, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। इंडिया के स्टेटस की बात करें, इंडिया में देखो 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए। इंटरनली डिस्प्लेस होने का मतलब इंडिया में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से, वायलेंस की वजह से। यहाँ पर आंकड़ा अलग अलग नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं बताया हुआ कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से कितने लोग इंडिया में इंटरनली डिस्प्लेस हुए, और दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से कितने लोग 2019 में इंटरनली डिस्प्लेस हुए। दोनों का मिला के आंकड़ा है टोटल 5 मिलियन। यूनिसेफ की बात करें, ये विभिन्न देशों की मदद करता है बच्चों की जनरल वेलफेयर सुनिश्चित करने में और बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन इम्प्रूव करने में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। देखो सेकेंड वर्ल्ड वार में बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, तो बच्चों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए यूनिसेफ को इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। 1965 में नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया गया था यूनिसेफ को। फंडिंग कहाँ से आती है? गवर्नमेंट भी फंडिंग देती है यूनिसेफ को, इसके अलावा प्राइवेट कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी आता है। चलते हैं आगे। 2 मिशंस के बारे में ये आर्टिकल है। वंदे भारत मिशन सरकार ने लॉन्च किया है। विदेश में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें फ़्लाइट्स के माध्यम से वापस लाने के लिए 7 मई से लेकर 13 मई के बीच 64 फ़्लाइट्स, ऑलमोस्ट 15,000 भारतीय जो विदेश में फंसे हैं उन्हें लेकर आएंगी, और इसी का नाम है ये वंदे भारत मिशन। देखो 1990 में
कुवैत से ऑलमोस्ट 1,70,000 भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया था। उसके बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। और दूसरी तरफ समुद्र सेतु मिशन, ये क्या है? देखो, इंडियन नेवल शिप्स जलास्वा एंड मगर, ये प्रेजेंटली रिपब्लिक ऑफ मालदीव की जो राजधानी है माले, वहाँ पर जा रही हैं और वहाँ से ऑलमोस्ट 1,000 भारतीयों को इवैक्यूएट किया जाएगा पहले फेज में। इसी का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हाँ मालदीव से भारतीयों को लेकर आना है, इसके अलावा भी इंडियन नेवी दूसरी जगहों पर भी जो इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं वहाँ से उनको लेके आएगी। ओवरऑल इंडियन नेवी के इस मिशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट आर्टिकल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में है। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें नया क्या हुआ है, हम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन ये स्टार्ट हुआ था 1960 के दशक में, यानी 1960s में। काम क्या है? सैंपल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? ये देखो बताता है कि विभिन्न स्टेट्स में बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है। ना सिर्फ स्टेट लेवल पे बल्कि नेशनल लेवल पे भी बर्थ रेट और डेथ रेट संबंधित डेटा प्रेजेंट किया जाता है सैंपल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन में। इसके अलावा फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, रूरल एरियाज़ के लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए, ये सब इंफॉर्मेशन भी हमें सैंपल रजिस्ट्रेशन बुलेटिन से मिलती है। रूरल एरियाज़ का डेटा इकट्ठा करने के लिए विलेजेस को सैंपल यूनिट माना जाता है और अर्बन एरियाज़ का डेटा इकट्ठा करने के लिए सर्वे पर्पजेज़ के लिए अर्बन ब्लॉक को सैंपल यूनिट माना जाता है। और ये जो सैंपल यूनिट है उसे 10 साल में एक बार बदल दिया जाता है। हर 10 साल में नई सैंपल यूनिट होती है। ऐसा नहीं कि पिछले 60 सालों से सेम ही विलेज को सर्वे पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, हर 10 सालों में सैंपल यूनिट जो है वो चेंज होती है। इसे देखो शुरुआत में 1964-65 में कुछ स्टेट्स में ट्रायल पर्पज पे स्टार्ट किया गया था, पायलट बेसिस पे, लेकिन बाद में इसे फुली ऑपरेशनल कर दिया गया 1969-70 में हमारे पूरे देश में। अब बात करते हैं कंटेस्ट की। हाल ही में 2018 का सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन प्रेजेंट किया गया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये कंटेक्स्ट है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने 2018 का ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन प्रेजेंट कर दिया है। और 2018 के इस डेटा के अनुसार 2018 में नेशनल बर्थ रेट जो है वो है 20 पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन और बिहार में नेशनल बर्थ रेट सबसे ज़्यादा है 26.2। डेथ रेट की बात करें 2018 में नेशनल डेथ रेट रही 6.2 पर 1000। छत्तीसगढ़ में डेथ रेट जो है वो हाईएस्ट रही, कितनी? 8। इसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें 2018 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में रही 32 पर 1000। देखो पिछले कुछ सालों में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे देश में काफ़ी कम हुई है। पिछले 10 सालों में 50 से घटकर 32 हो गई है। लेकिन विभिन्न स्टेट्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अलग अलग है। मध्य प्रदेश में 48 है, जबकि नागालैंड जैसे स्टेट में सिर्फ 4 है। मतलब यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था अच्छी है, इस वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा कम है। अब लास्ट में हम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, जिसके द्वारा ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन प्रेजेंट किया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को इस्टाब्लिश किया गया था 1961 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। काम क्या है? काम ये है सेंसस कंडक्ट करना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करना और कंडक्ट होने के बाद सेंसस और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो डेटा है उसे अरेंज करना, एनालाइज करना। चेयरमैन कौन होता है, यानी रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का सिविल सर्वेंट जो देखो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर इससे बड़ी रैंक का अधिकारी होता है वो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का। चलते हैं आगे। ये अटल पेंशन योजना के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? अटल पेंशन योजना को अब देखो 5 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था
9 मई 2015 को इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि सभी इंडियंस के लिए एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अवेलेबल होगा। देखो, इस स्कीम में प्रोविजन ये है, जो भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है 18 साल से 40 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए, और वैसे कोई पाबंदी नहीं है, मतलब इस एज ग्रुप का कोई भी पर्सन वो भारत का नागरिक होना चाहिए, इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। ये फैक्ट्स देखो जरूरी हैं। यूपीएससी ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा था, और इस प्रकार के फैक्ट्स यूपीएससी पूछ लेती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब 5 साल पूरे हो गए हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, तो बात कर रहे थे कि इस एज ग्रुप का कोई भी भारत का सिटीजन इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है, और करना क्या है, करना ये है कि आपको हर एक महीने कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं। 42 रुपये से लेकर 210 रुपये के बीच में कुछ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और इसका फ़ायदा ये होगा आपको, जब आपकी 60 साल उम्र हो जाएगी तब उसके बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। जितने पैसे आपने कंट्रीब्यूट किए हैं उसके अकॉर्डिंग हर महीने आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये मिलेंगे। लेकिन पहले आपको लगातार कंट्रीब्यूट करना होगा इस स्कीम के लिए, 42 से लेकर 210 रुपये के बीच में। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, अगर जनता को ही कंट्रीब्यूट करना है तो फिर जनता अपने आप ही पैसा इकट्ठा कर लेगी, फिर फ़ायदा क्या, मतलब पैसा जमा कराने का। फ़ायदा देखो ये है, सरकार भी तो कंट्रीब्यूट करेगी ना। अगर कोई पर्सन 1000 रुपये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है तो सरकार भी 1000 रुपये से कंट्रीब्यूट करेगी, तभी तो पेंशन अमाउंट 60 साल की उम्र के बाद 1000 से लेकर 5000 के बीच में बनेगा। तो फिर सरकार को क्या फ़ायदा होगा इसका? सरकार को देखो सीधा सीधा फ़ायदा है ही ना। सरकार का काम है जनता की वेलफेयर को सुनिश्चित करना, और 60 साल की उम्र के बाद काम करना छोड़ देते हैं जनरली लोग। जो सरकारी लोग होते हैं उन्होंने तो अपनी सेविंग्स जमा की होती हैं, लेकिन इनके बारे में सोचिए, जो वेंडर्स होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे लोग होते हैं, इनकी काफ़ी बार सेविंग कम होती है, लेकिन अगर इन्होंने इस स्कीम में पार्टिसिपेट किया है तो इनका भी एक पेंशन सिस्टम बन जाएगा, वो किसी के ऊपर मोहताज नहीं रहेंगे, और यही सरकार चाहती है। लास्ट में 2-3 और इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर देखो कोई सब्सक्राइबर है जिसने इस स्कीम को सब्सक्राइब किया था लेकिन उसकी डेथ हो गई, तो पैसा मिलेगा उसके स्पाउस को, पति को या फिर पत्नी को। अगर दोनों की पति पत्नी की डेथ हो गई तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा, जिसको नॉमिनेट किया गया है सब्सक्राइबर के द्वारा। अभी तक इस स्कीम का लाभ उठाने वालों में से 57% मेल है, 43% फीमेल है। सिर्फ 5% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन, मान लीजिए 100 करोड़ लोग एलिजिबल हैं इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए, तो सिर्फ 5% यानी 5 करोड़ लोगों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है। और जो इस स्कीम को सब्सक्राइब करेगा उसे टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई। इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में जानें, हम कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। स्टंटिंग का क्या मतलब होता है? स्टंटिंग का मतलब ये होता है एज के हिसाब से हाइट कम रह जाती है। वेस्टिंग का क्या मतलब होता है? हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं होता, वेट कम रह जाता है हाइट के हिसाब से। अंडर वेट का क्या मतलब होता है? पर्टिकुलर एज के लिए जितना स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, मतलब जिस रेंज में, मान लीजिए 10 साल की उम्र में जिस रेंज में वेट होना चाहिए उतना वेट ना होकर कम वेट होना, ये मतलब होता है अंडर वेट होने का। मालन्यूट्रिशन में देखो दोनों चीज़ें आती हैं, अंडर न्यूट्रिशन भी और ओवर न्यूट्रिशन भी, मतलब न्यूट्रिशन का ज़्यादा होना भी खतरनाक है। और सबसे लास्ट में है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? जो पर्सन एनीमिया का शिकार होता है उसमें हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। इसके अलावा देखो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स के बारे में भी आप जान लीजिए। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 6 न्यूट्रिशन टारगेट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, और ये डिसाइड किया गया था 2025 से पहले पहले इन 6 टारगेट्स को अचीव करना है। क्या है ये 6 टारगेट्स? 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को स्टंटिंग का शिकार है उस संख्या को 40% कम करना है। मान लीजिए 2012 में इंडिया में 100 बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो स्टंटिंग का शिकार है, तो इस आंकड़े को 40 कम करना है, 60 तक लेके आना है 2025 तक। नेक्स्ट टारगेट एनीमिया से संबंधित, वो महिलाएं जिनकी एज 19 से लेके
49 ईयर्स के बीच हैं और जो एनीमिया का शिकार हैं, ऐसी महिलाओं की संख्या को 50% कम करना है। तीसरा टारगेट, काफ़ी बार देखो क्या होता है, जन्म के दौरान यानी जन्म के तुरंत बाद बच्चे का जो वेट होता है काफ़ी कम होता है, तो ऐसे केसेस को 30% तक कम करना है 2025 आते आते। नेक्स्ट टारगेट, ये इंश्योर करना है चाइल्डहुड ओवरवेट के केसेस में बढ़ोतरी ना हो। नेक्स्ट टारगेट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का क्या मतलब होता है, जब देखो जन्म के बाद कुछ महीनों के लिए सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, तो ये मतलब है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के केसेस को रेट को 50% तक इंक्रीज करना है। और सबसे लास्ट में चाइल्डहुड वेस्टिंग के केसेस को 5% से कम तक लेके आना है। तो ये सारे टारगेट्स अचीव करने थे 2025 से पहले, लेकिन इंडिया उन देशों की लिस्ट में शामिल है जो इन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकेगा पूरी तरह से। तो अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स की। देखो 2013 में न्यूट्रिशन के ऊपर एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट, N4G के नाम से ये समिट जाना गया था। और इसी समिट के दौरान ये सोचा गया था कि इस प्रकार की रिपोर्ट पब्लिश होनी चाहिए हर एक साल, ताकि पता लग सके किसी देश में रीजनल लेवल पे या फिर ग्लोबल लेवल पर न्यूट्रिशन का स्टेटस कितना है। ये रिपोर्ट वैसे तो WHO के द्वारा रिलीज़ की जाती है, लेकिन अलग अलग स्टेक होल्डर्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप्स अपनी अपनी भूमिका प्ले करते हैं इस रिपोर्ट को तैयार करने में। रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में डिस्कस करें। इंडिया उन 88 देशों में शामिल हैं जो 2025 तक ये टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। इंडिया में 5 साल से कम उम्र वाले जो बच्चे हैं उनमें से 37.9% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं और 20.8% बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं, जो कि देखो काफ़ी ज़्यादा है, एशिया की एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। एशिया में 22.7% बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है वो स्टंटिंग का शिकार हैं और 9.4% बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं। ओवरवेट और ओबेसिटी की बात करें, हमारे देश में 21.6% महिलाएं, जो ऑलमोस्ट 1/5 हैं, ओवरवेट और ओबेसिटी का शिकार हैं। 17.8% मैन मोटापे का शिकार हैं। एनीमिया की बात करें, रिप्रोडक्टिव एज में 2 में से 1 महिला एनीमिया का शिकार है, मतलब उनमें खून की कमी है। और सबसे लास्ट में अंडरवेट चिल्ड्रन की बात करें, ये देखो वैसे तो कम हुई है, 2000 से लेकर 2016 के बीच हमारे देश में अंडरवेट रेट जो है बॉयज़ के लिए 66% से घटकर 58.1% हो गई है और गर्ल्स के लिए 54.2% से घटकर 50.1% हो गई है। लेकिन एशिया की एवरेज से ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। अंडरवेट चिल्ड्रन की संख्या बॉयज़ के लिए एशिया में है 35.6% और गर्ल्स के लिए है 31.8%। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अंडरवेट चिल्ड्रन हैं। ये हमने डिटेल से ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के बारे में जाना। चलते हैं आगे। हमारा आर्टिकल नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में है। अभी देखो विभिन्न राज्यों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास माइग्रेंट वर्कर्स का स्पेसिफिक डेटा नहीं है कि किस देश में कितने माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है और उस पोर्टल पर ताकि माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित सारा डेटा जुटाया जा सके। कौन सा माइग्रेंट वर्कर कौन से स्टेट में काम कर रहा है, कौन से स्टेट में कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं और वो कौन कौन से अलग राज्यों से हैं। माइग्रेंट वर्कर की इंफॉर्मेशन भी होगी, जैसे नाम, एज, मोबाइल नंबर, ताकि उनसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। और ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि वो माइग्रेंट वर्कर्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, मतलब उनका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, कब वो जाएंगे। इसका फ़ायदा एक ये भी होगा, मान लीजिए कोई माइग्रेंट वर्कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो दूसरे स्टेट में जाएगा तो निश्चित रूप से उसे अपने आप को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करना होगा। और अगर ये सारी इंफॉर्मेशन एक पोर्टल पर मौजूद होगी तो जिस स्टेट में, अपने होम स्टेट में माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं, उनके लिए भी सिचुएशन को मैनेज करना आसान हो जाएगा। वो आसानी से पता लगा सकेंगे कौन सा
माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे राज्य से हमारे राज्य में आया है और उसके लिए क्या फैसिलिटीज़ अरेंज की जा सकती है, कैसे उसको मॉनिटर किया जा सकता है कि उसने अपने आप को क्वारंटीन किया है या फिर नहीं किया है। तो ना सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स को उनको गंतव्य तक पहुंचाने में आसानी होगी इस पोर्टल की सहायता से, यानी नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की सहायता से, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि माइग्रेंट वर्कर्स जो अपने होम स्टेट्स में जा रहे हैं वो प्रॉपर ढंग से अपने आप को क्वारंटीन कर रहे हैं या फिर नहीं। तो किसने ये इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया है? एनडीएमए ने, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। नेक्स्ट आर्टिकल सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए $1 बिलियन की असिस्टेंस अनाउंस की है ताकि इंडिया जो है अपने कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम को एक्सेलरेट कर सके। क्या है इंडिया का ये सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम? देखो, कोविड-19 की महामारी की वजह से गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, तो सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है गरीब और वल्नरेबल हाउस होल्ड्स को सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की, जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं कोविड-19 की महामारी की वजह से। और इंडिया के इन्हीं प्रयासों को नाम दिया गया है सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम। इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है ये प्रोग्राम? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फंडिंग वर्ल्ड बैंक जो देगी इंडिया को इस प्रोग्राम के लिए, वो 2 फेसेस में देगी। पहले फेस में $750 मिलियन इमीडिएट इंडिया को दिए जाएंगे फिस्कल ईयर 2020 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए दूसरी खेप वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को दी जाएगी $250 मिलियन की। पहला फेस जो होगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की सहायता से। और सेकेंड फेस में क्या होगा? एडिशनल कैश दिया जाएगा जरूरतमंद लोगों को इन काइंड बेनिफिट्स है। इन काइंड बेनिफिट्स मतलब जैसे फ्री अनाज दे दिया या फिर फ्री गुड्स और किसी प्रकार के दे दिए सरकार के द्वारा, ये मतलब है इन काइंड बेनिफिट्स का। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू लोकल जरूरतों के हिसाब से ये एडिशनल कैश और इन काइंड बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जरूरतमंद लोगों को सेकेंड फेज में। ये हमने बात की सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम के बारे में। आर्टिकल एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? वित्त मंत्री ने हाल ही में एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए। पीएम ई विद्या इनिशिएटिव क्या है? अभी देखो, हमारे देश में सरकार के द्वारा एजुकेशन सेक्टर से संबंधित काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, बट सरकार के जो प्रयास हैं स्कैटर्ड हैं। अब उन सभी प्रयासों को यूनिफाई करने की सरकार कोशिश करेगी ताकि एक ही मंच पर सभी इनिशिएटिव्स का लाभ विभिन्न सेक्शंस के स्टूडेंट्स के द्वारा उठाया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, पीएम ई विद्या। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूँ, सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन सेक्टर से संबंधित, उन सबको यूनिफाई करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा, पीएम ई विद्या। तो पीएम ई विद्या एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव होगा और इस इनिशिएटिव के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे इनिशिएटिव होंगे, जैसे दीक्षा इनिशिएटिव में देखो, सभी स्टेट्स और यूटीज की स्कूल एजुकेशन से संबंधित क्वालिटी ई कंटेंट अवेलेबल रहेगा। तो दीक्षा एक प्रकार से वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करेगा। इसके अलावा पीएम ई विद्या में एक इनिशिएटिव टीवी से संबंधित होगा क्या? हर एक क्लास के लिए एक डेडिकेटेड टीवी चैनल होगा। जैसे क्लास 1 के लिए अलग से टीवी चैनल होगा, क्लास 2 के लिए अलग से, इस प्रकार से 12 क्लासेस के लिए 12 टीवी चैनल्स होंगे। अदरवाइज पहले क्या होता था, एक टीवी चैनल पे अलग अलग क्लासेस के प्रोग्राम आते थे, तो स्टूडेंट्स बेहतर ढंग से टीवी चैनल को यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सही रहेगा, हर एक क्लास के लिए अलग से टीवी चैनल। इसके बाद स्वयं, मतलब इनमें से कुछ ये इनिशिएटिव्स पुराने हैं, ये सभी इनिशिएटिव्स नए नहीं हैं, पुराने इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन इनको अब यूनिफाई किया जा रहा है, एक मंच पर लाया जा रहा है। स्वयं क्या है? ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं स्वयं पोर्टल पर, स्कूल से संबंधित और हायर एजुकेशन से संबंधित। आईआईटी पाल, यहाँ पर इस पोर्टल पर जाकर आप आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन से संबंधित वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए स्टडी मटेरियल को डेवलप किया जा रहा है डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर। और इवन
जो NIOS का वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल है वहाँ पर साइन लैंग्वेज से संबंधित वीडियोस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक मनोदर्पण इनिशिएटिव भी इंक्लूड होगा PM ई विद्या में। इसका मकसद ये है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और फैमिलीज को मेंटल हेल्थ संबंधित चीज़ों की जानकारी देना, उन्हें उनकी इमोशनल वेलबींग को इंश्योर करना। इसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन, नेशनल डायरेक्टरी ऑफ काउंसलर्स और इंटरेक्टिव चैट प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया जाएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट, टीचर या फिर फैमिली मेंबर मेंटल हेल्थ संबंधित इश्यू पर जानकारी चाहता है तो वो इन सब टूल्स की सहायता से जानकारी प्राप्त कर सके, जैसे टोल फ्री चैट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, सरकार अब ये चाहती है कि जो हमारे देश में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करें। मतलब हायर एजुकेशन में ई लर्निंग को एक्सपेंड करना चाहती है सरकार, इसीलिए 100 जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाएगा, आप ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा दूसरी जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी ऑनलाइन कंपोनेंट को 20% से बढ़ा के 40% कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया जाएगा। मकसद इसका ये होगा 3 से 11 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, 4 करोड़ बच्चे हैं, उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को इंश्योर करना। मतलब वो जो बेसिक स्किल्स होती हैं लिटरेसी से संबंधित, पढ़ना और लिखना, वो आसानी से अचीव कर सकें। तो ये हमने कुछ इनिशिएटिव डिस्कस किए जो सरकार ने लिए हैं। कुछ पुराने हैं लेकिन उनको अब यूनिफाई किया गया है एजुकेशन सेक्टर से संबंधित। चलते हैं आगे। आर्टिकल कोस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंडियन ऑब्जर्वेटरी। पहले आप मुझे ये बताइए, इंडियन ऑब्जर्वेटरी के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, ये क्या है? इंडियन ऑब्जर्वेटरी देखो, ये ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल डेटा प्लेटफॉर्म है। ये डेटा प्लेटफॉर्म क्या करता है? बिल्कुल विलेज लेवल पे मैप प्रोवाइड करता है। मान लीजिए ये एक विलेज है, एक सेकेंड आप रुकिए, ये विलेज है, यहाँ पर विलेज के कम्युनिटी लैंड है, यहाँ पर विलेज का पंचायत भवन है। इस प्रकार का विलेज लेवल का मैप और इवन नेशनल लेवल के मैप आपको मिल जाएंगे इस ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड जियो स्पेशियल डेटा प्लेटफॉर्म पर। होता क्या है, इस डेटा से क्या फ़ायदा होता है? डेटा से देखो इवन विलेज लेवल पे डिसीजन मेकिंग की जा सकती है। मतलब पंचायत को कोई फैसला करना है तो वो मैप का सहारा लेंगे कि हाँ, पंचायत भवन के पास की जो ज़मीन है खाली है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसान हो जाती है। अब इस इंडियन ऑब्जर्वेटरी ने क्या किया है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स अभी भी देखो अपने होम स्टेट्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है, या फिर यूँ कहें वो अवेयर नहीं है कि सरकार उनके लिए बसें चला रही है, ट्रेन्स चला रही है। हो सकता है उन्हें दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता हो, इसलिए वो पैदल चल पड़ते हैं। लेकिन ये तो देखो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, अगर वो इतने लंबे दूरी तय करके वो पैदल जाते हैं तो उनको रोकना होगा। अब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च जो किया गया है कोस्ट इंडिया, ये मैप पर माइग्रेंट वर्कर्स की मूवमेंट्स को शो करेगा। मूवमेंट जब पता लग जाएगी माइग्रेंट वर्कर्स की, तो स्मॉल लेवल पे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स या फिर NGOs जो काम करते हैं उनको पता लग जाएगा, वो इन माइग्रेंट वर्कर्स तक पहुंचेंगे, इनको राहत पहुंचाएंगे, इनके लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ पहुंचाएंगे। इवन गवर्नमेंट को भी पता लग जाएगा। ये फ़ायदा होगा इस पोर्टल का, समझ गए? तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा ना, ये 55 ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन ड्रा करेगा और उस इंफॉर्मेशन को डाला जाएगा कोस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पर मूवमेंट शो होगी, ऐसा आर्टिकल में बोला जाता है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया कोस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, जेंडर वायलेंस एंड कोविड-19। सी, हमारे एग्जाम की डिमांड है सोसाइटी के बारे में लिखना। हर बार पूछ ही लेता है सोसाइटी के बारे में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और सोसाइटी का डिस्कशन इनकम्प्लीट होगा जहां पे हम वुमेन की पोजीशन को डिस्कस नहीं करेंगे सोसाइटी में। जेंडर वायलेंस एंड कोविड-19। देखिए, कोविड-19 भी आजकल ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स कोविड-19 से आ रहा है, जैसा कि कोविड-19 के कॉन्सिक्वेंसेस इकोनॉमी पे क्या होंगे, कोविड-19 के कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी पे क्या होंगे।
तो यहाँ पे देखिए कोविड-19 के कॉन्सिक्वेंसेस हर डायमेंशन में किस तरह से निकल रहे हैं वो हमें पढ़ना चाहिए, मेंस पर्सपेक्टिव से भी। यहाँ पे आर्टिकल में जो बात की गई है जेंडर वायलेंस की, जेंडर वायलेंस और कोविड-19 का क्या कनेक्शन है? देखिए, एक डिजास्टर को समझिए आप पहले। कहीं पर भी अगर डिजास्टर आता है तो सब पर ही बुरा असर पड़ता है। जो इकोनॉमी, सोशल, साइकोलॉजिकल असर पड़ता है तबाही का, वो और भी ज्यादा गहरा होता है। एग्जाम्पल सुनामी का आ जाना, फ्लड्स का, और फिर ये कोरोना वायरस का आ जाना, जिसके कारण वुमेन को बहुत ज्यादा सफर करना होता है कंपेयर टू मैन। जिसके जैसा कि WHO ने एक डाटा रिलीज किया है। अगर वो डाटा की मैं बात करूं यहाँ पे, तो 70% जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो महिलाएं हैं। इनमें से भी 79% जो पूरे वर्ल्ड में नर्सेस हैं वो भी महिलाएं हैं। और आपको पता है ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से, और इनको जो कोविड-19 होने का खतरा है वो और भी बहुत ज्यादा होता है। कई सारे घर ऐसे होते हैं जहां पर दो लोग काम करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, और अभी काम चल रहा है घर से बैठकर, वर्क फ्रॉम होम। और देखो ऐसी सिचुएशन में महिलाओं पे बर्डन और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमारा जो समाज है वो पैट्रियार्कल समाज है। महिलाएं घर का काम काज भी संभालती हैं, तो डबल बर्डन वुमेन पर पड़ता है, ऑफिस का काम भी, घर का काम भी। अब देखो ज्यादातर फैमिली मेंबर्स घर में ही रह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो टेंशन्स होती है और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे बहुत से जो हस्बैंड हैं वो अल्कोहल का सेवन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शराब तो नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए बिहेवियर जो है वो चिड़चिड़ा हो रहा था, और डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही थी। अगर मैं स्पेसिफिकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करूं तो उन्होंने कुछ डाटा दिया है 23 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक। ये लॉकडाउन फेज 1 था। यहाँ पर ये देखिए अप्रोक्सीमेटली 587 कंप्लेंट्स आई हैं, जहां पे 239 कंप्लेंट्स डोमेस्टिक वायलेंस के थे। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तभी तो यूनाइटेड नेशंस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मेंबर्स स्टेट से ये रिक्वेस्ट की है कि जो कोविड-19 के एक्शन प्लान से, कोविड-19 से बचने के प्रिवेंशन मेजर्स के लिए, जैसा कि मास्क का यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना, सैनिटाइजेशन करते रहना, उसी के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को भी इंक्लूड करने की मांग की जा रही है यूनाइटेड नेशंस वुमेन ने। देखिए होता ये है, जब एक किसी इंडिविजुअल की मोबिलिटी प्रभावित होती है, उसी के कारण ये जो टेंशन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल समटाइम्स डिप्रेशन में तब्दील होता है, और समटाइम्स डिप्रेशन जाकर सुसाइड बनती है। ये किस कारण हो रहा है? ये एंजाइटी के कारण हो रहा है, ये स्ट्रेस के कारण हो रहा है, ये डिप्रेशन के कारण हो रहा है। ये वायलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट होता है। गवर्नमेंट ने बहुत बार मेजर्स लिए हैं, जैसा कि गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये कहा है, वन स्टॉप सेंटर्स को सुनिश्चित किया जाएगा जो लीगल साइको सोशल हेल्प करवाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की मदद से क्या होगा, ये जितने भी लोग हैं इनको मदद मुहैया करवाई जाएगी मेडिकल टीम्स के द्वारा, पुलिस के द्वारा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा, अगर रिक्वायरमेंट रहा तो। नियरली ये इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए 1000 पीपल ज्वाइन किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, जिनमें से स्टाफ भी थे कुछ वन स्टॉप सेंटर्स के, और शेल्टर्स होम फॉर वुमेन ने भी इसको ज्वाइन किया था, जैसा कि सौधार गृह, उज्ज्वला होम्स, वुमेन वर्किंग हॉस्टल्स ने भी ज्वाइन किया था। ये स्टेट्स की अगर पर्टिकुलरली हम बात करें, स्टेट्स ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं वुमेन वायलेंस के अगेंस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने लॉन्च किया था मार्च में, सप्रेस कोरोना नॉट योर वॉइस।
कोरोना को सप्रेस करने की जरूरत है, लेकिन आपकी वॉइस को सप्रेस नहीं करना। अगर ऐसा हो रहा है कि वुमेन के अगेंस्ट कुछ वायलेंस हो रहा है, तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर पे कॉल करिए और हमारे पास से वुमेन पुलिस ऑफिसर्स निकलेंगे आपकी कंप्लेंट को फॉलो अप करते हुए। और उत्तर प्रदेश ने कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम भी चलवाया था। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस की जरूरत है ये लॉकडाउन के कारण। क्या ऐसा नहीं कि वुमेन घर पे ही बैठे रहे, अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन ना जाए। तो इसको ओवरकम करते हुए रेडियो कम्युनिटी प्रोग्राम चलाया गया, जहाँ पे कॉलर्स को एनकरेज करा गया कि हम आपके साथ हैं और आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को रिकॉग्नाइज करना होता है, और ये इशू को, डोमेस्टिक वायलेंस जो इशू है वो इशू को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। और एक कैंपेन 2008 में ये बहुत ज्यादा चला था, बेल बजाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि टेलीफोन कॉल करें, इसका मतलब ये है कि डोर बेल बजाए या किसी के डोर पे नॉक करें। ये जिम्मेदारी दी गई थी मेन और बॉयज को, सोसाइटी के, कि अगर पड़ोस में कुछ वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, आप जाके सिर्फ बेल बजाना, उनकी डोर बेल बजाना, रिंग द बेल, बेल बजाओ। इसके कारण होता ये है कि जो सिचुएशन इमर्ज होकर आई है वो पड़ोस वाले घर में डोमेस्टिक वायलेंस की, वो स्टॉप होती है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, मेंटली चेंजेस आते हैं और शायद ये सप्रेस भी हो जाए। तो ये कैंपेन चला था 2008 में, तो बहुत ज्यादा चला था। ये फिर से बात की जा रही है बेल बजाओ की। इसके अलावा एम पावर 1 on 1, ये न्यूली लॉन्च्ड कैंपेन है, हेल्पलाइन नंबर है एक्चुअली। मुंबई ने लॉन्च किया था कि जितने भी डोमेस्टिक अब्यूज हो रहे हैं इसको रिपोर्ट किया जाएगा एक हेल्पलाइन नंबर के द्वारा। ये इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने और बीएमसी ने, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। क्या कानून हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को टैकल कर सकते हैं हम? जी हाँ, हमारे पास मेनली 3 लॉस है इंडिया में। जैसा कि पहला, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, ये ऐसा ही नहीं कि हस्बैंड का वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करना, ये यहाँ पे पूरे रिलेटिव्स आते हैं, या सन्स भी हो सकते हैं, ब्रदर्स भी हो सकते हैं, या सिस्टर्स हो सकते हैं, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आते हैं। और ये नॉन बेलेबल नॉन बेलेबल कानून है। इसके बाद में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आएगा 1961, आई थिंक ये ईयर है ये एक्ट का। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में देखिए बात की गई है गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डॉरी, दोनों को भी पनिशमेंट मिलेगी डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का। और सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पिनल कोड ये डील करता है, ये भी एक क्रिमिनल लॉ है। ये डील करता है अगर कोई हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स वुमेन के ऊपर क्रूएल करे, तब उनको पनिशमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है ग्लोबल एजुकेशन कोलिजन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने ये लॉन्च किया है ग्लोबल एजुकेशन कोलिजन। जो एजुकेशन डिसरप्शन हो गए हैं ये लॉकडाउन की कंडीशन की वजह से, ये केवल इंडिया में नहीं, ये हर जगह है, पूरे वर्ल्ड में है। कोविड-19 के नॉर्म्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं? घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। इसी कारण एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन जो मिल रही है स्कूल या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, वो डिसरप्ट हो गई है। ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यूनेस्को ने एक इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है, वो इनिशिएटिव है ग्लोबल एजुकेशन कोलिजन। एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका मेन एम है। एक डेटा के अनुसार 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड में प्रभावित हो रहे हैं कोविड-19 की महामारी की वजह से। यहाँ पे इंक्लूसिव लर्निंग की बात की गई है। ये अगर कोलिजन होता है, मल्टी सेक्टर पार्टनरशिप कोलिजन है ये, जो कि इन्वॉल्व करेगा यूनाइटेड नेशंस की जितने भी एजेंसी है उनको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, फिलेंथ्रोपिक, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे अन्य एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये कोलिजन में ये फैसिलिटेट करेगा इंक्लूसिव लर्निंग, जैसा कि मैंने अभी बताया था। ये चिल्ड्रन और यूथ को प्रोवाइड की जाएगी, वो लोग जहाँ पे एजुकेशन नहीं मिल रही है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक।
इनके मेन एम्स देखिए किस तरह से हर कंट्रीज में एक मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस प्रोवाइड करना है, किस तरह से आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं रिमोटली कि एक जगह से बढ़ के दूसरी जगह पे, वहां पे जहाँ पे एजुकेशन मिलना संभव भी नहीं होता, वहां पे हम प्रोवाइड करेंगे। ये इनका मेन एम है। ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं हाईटेक टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी या नो टेक्नोलॉजी अप्रोचेस के बारे में बात सेशन प्रोवाइड करने में। तो यहाँ पे देखें इक्विटेबल सॉल्यूशन और यूनिवर्सल एक्सेस की बात की है। ये यूनिवर्सल एक्सेस बनाना है एजुकेशन सिस्टम को। एटलीस्ट क्यों जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए अगर गैप आ जाता है पढ़ाई में, दो चीजें होंगी। एक तो स्टूडेंट का नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट कम हो जाएगा अपनी पढ़ाई के लिए, और सेकेंड ये शायद ड्रॉप आउट भी कर जाए, स्कूल कॉलेजेस नेक्स्ट ईयर ज्वाइन नहीं कर पाए। ये गैप, ये जो वैक्यूम हो गया है उसको फिलअप करने के लिए ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है कि जो एजुकेशन है उसको हैंड पर लेकर आए। जिस तरह से हम यूट्यूब में देख रहे हैं ओनली आईएएस का चैनल, जैसा कि जूम एप्लीकेशन चल रहे थे और बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे थे, शायद वही इंटरफेस पे ये लोग का वर्क होगा और एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ये बनाई गई थी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन सीख कर सके एजुकेशन की ओर, साइंसेस की ओर और कल्चर की ओर। अभी हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया है वो एजुकेशन यानी शिक्षा की ओर था। ये इस्टेब्लिश किया गया था 16 नवंबर 1945 को और इसके हेडक्वार्टर है फ्रांस, पेरिस में। इनसे जुड़े हुए 193 मेंबर्स हैं, यूनेस्को से जुड़े हुए, और 11 एसोसिएटिव मेंबर्स हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।